Hello students, welcome to my YouTube channel भौतिकी मंत्रा. Today we will discuss about new chapter structure of nucleus. नाभिक की संरचना. ये हमारा चैप्टर 13 है और इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नाभिक की संरचना के बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में और उस अलग अलग प्रकार के कौन कौन से नाभिक होते हैं उसके बारे में, और जो नाभिक के अंदर कार्य करने वाले जो डिफरेंट टाइप के दो फोर्सेस होते हैं, उन दोनों फोर्सेस के अलग अलग जो फीचर्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाभिक की संरचना के बारे में हमारे पास में दो हाइपोथेसिस होती हैं, दो परिकल्पनाएं होती हैं. तो पहली जो परिकल्पना है उसके अकॉर्डिंग उसको कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना. और परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस. तो साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की अलग अलग परिकल्पनाएं नाभिक के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में प्रस्तुत की. तो सबसे पहली परिकल्पना जो थी वो थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना. इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के होने की बात कही गई कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं. लेकिन कुछ कारणों से कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाई, उसके कारण ये हाइपोथेसिस पूरी तरह से फेल हो गई, कंप्लीटली फेल हो गई. क्योंकि इसका कारण है कि जब 1990 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी. प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की. तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस होता है उसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है. हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान. तथा इस पर जो आवेश होता है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोटॉन पर आवेश होता है वो E+ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये आवेश होता है. तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के सामने लगभग नगण्य होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन बताया गया है इस न्यूक्लियस में. तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग बहुत ज़्यादा कम होता है प्रोटॉन के मास से, MOP. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इन तथ्यों को देखते हुए उस समय यह परिकल्पना की गई कि प्रोटॉन के नाभिक में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ये दोनों संयुक्त रूप से, मतलब दोनों एक साथ कंबाइंड होकर नाभिक के धन आवेश और द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं. मतलब नाभिक का जो टोटल चार्ज है और उसका जो द्रव्यमान है उसके लिए जो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं. अब उदाहरण के लिए हम ले लेंगे कि हीलियम का जो नाभिक होता है वो जो हीलियम नाभिक का जो द्रव्यमान है 2He4 का जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के जो द्रव्यमान है उसका लगभग 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स किसका? प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 टाइम्स है. तो परंतु इसमें जो आवेश है वो ओनली 2 है, 2E. ओनली जो इसका जो आवेश है हीलियम नाभिक का कितना है? 2E है. ओके, अतः यह माना गया कि हीलियम का जो नाभिक है उसमें 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है. 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है.
तो इसके कारण आगे चल के चारों ओर और जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसके चारों तरफ? इस नाभिक के चारों तरफ, जिनका कुल ऋणावेश -2e। किसका? देखो ये पॉजिटिव जो है वो तो प्रोटॉन का आवेश आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनका चार्ज -2e जो है वो क्या करता है? नाभिक के घन आवेश को उदासीन कर देता है। मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और नाभिक को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। परंतु नाभिक की इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिकल्पना की कई सैद्धांतिक कठिनाइयाँ पाई गई। मतलब इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स इसमें आ रहे थे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था, पहली जो इसमें कठिनाई थी कि नाभिक का जो इसमें पहली जो प्रॉब्लम आई, तो जैसे कि यदि हमने मान लिया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं हो सकता। मतलब नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं हो सकता। परंतु नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का केवल 1000वां भाग होता है। क्या होता है? 1000वां भाग होता है। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं है। दूसरी बात सुनिए कि जो नाभिक का जो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो कभी भी उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं हो सकता अगर वो उसके अंदर है तो। लेकिन जो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का लगभग 1000वां भाग होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं है। दूसरी में उन्होंने बोला कि जो हमारा नाभिक है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में लाई करता है। उसकी जो रेडियस है वो ये है। अब जब मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी एनर्जी, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित है तो उसकी ऊर्जा अप्रोक्स 100 मेगावाट के समथिंग होनी चाहिए यदि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। लेकिन जब हम रेडियो एक्टिविटी इमेशन देखते हैं, मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन का इमेशन होता है जैसे अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रलाइज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इसका जो चार्ज है, इसका जो ऊर्जा है इसकी, जब उसमें, क्योंकि देखो ये बीटा कण जो है ये भी इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यदि उसके अंदर है तो इतना होना चाहिए। लेकिन जो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ बीटा रे का इमिशन करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ 2 से 3 मेगावाट के समथिंग आती है। कितनी आती है? 2 से 3 मेगावाट की समथिंग इस रेंज में आती है। तो इससे भी ये बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं है। दूसरी चीज, थर्ड वाली बात इसमें जो आती है वो आती है कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मानने पर, यदि हम नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मान लेंगे उसके अंदर है, तो नाभिक का कोणीय संवेग, जो नाभिक का कोणीय संवेग था वो प्रयोगों के आधार पर जो कोणीय संवेग निकाला गया उससे बिल्कुल मिसमैच था, उससे बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब यदि हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो कंप्लीटली बिल्कुल मिसमैच था। किससे? जो हम एक्सपेरिमेंटल जो हमारा कोणीय संवेग आता है नाभिक का उससे बिल्कुल क्या था? बिल्कुल डिफरेंट था। तो तीसरी बात, इसी के बेसिस पे ये हाइपोथेसिस क्या हुई? ये बिल्कुल फेल हो गई। ये हाइपोथेसिस क्या हुई? फेल हो गई। ये हाइपोथेसिस क्या थी? ये थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इसके अनुसार क्या बताया गया? इसके अनुसार बताया गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग माना गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन है वो जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रलाइज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो सिर्फ नाभिक के द्रव्यमान के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो पूरे नाभिक का जो मास है, या आप बोल सकते हो कि पूरे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, जो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था एटम, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा एटम होता है उसका टोटल जो मास है वो कहाँ, वो किधर की ओर सेंटर्ड होता है, नाभिक की ओर सेंटर्ड होता है। तो मतलब नाभिक का जो टोटल चार्ज जो मास होगा वही एटम का मास होता है। तो ये अब नाभिक का मास कैसे कैसे बनेगा, क्योंकि नाभिक के कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका जो टोटल जो मास हो जाएगा नाभिक का, या परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा, नाभिक का परमाणु भार होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू ए। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो होगा वो कंप्लीट क्या होगा, वो उसका पूरा परमाणु भार होगा। तो जैसे सपोज करो हमारा कोई एलिमेंट होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं जेड ए, तो यहाँ पर उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर उसका परमाणु भार हम ऐसे डिनोट करते हैं। और यदि हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा, Z प्लस एन इक्वस टू ए, तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की नंबर निकालना चाह रहे हैं तो A माइनस जेड इक्वस टू एन। तो इस इक्वेशन से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। और एक न्यूट्रलाइज एटम में, जब अगर कोई एटम किसी भी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है या किसी भी रिएक्शन में यदि इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के समथिंग इक्वल ही होते हैं। तो ये जो परिकल्पना थी ये बिल्कुल राइट प्रूव हुई, और इसको अभी तक भी हम जो भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें सब में इसको राइट बताया गया है, और इसी के बेसिस पे रिसर्चेस आगे। नाभिक का आकार का मतलब है इसकी रेडियस से, क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो रेडियस होता है वही उसके आकार को इंडिकेट करता है। तो जो नाभिक है वो स्फेरिकल शेप्ड है, स्फेरिकल और किसी भी स्फेयर की एक पर्टिकुलर रेडियस होती है। तो प्रयोगों के आधार पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी उनके आधार पर यह माना गया तो होता है स्फेरिकल। और जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे उसके आधार पर यह माना गया कि नाभिक का जो आयतन है, नाभिक का आयतन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परमाणु भार के। अब स्फेयर का जो कोई किसी भी स्फेयर का जो आयतन होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या ए। अब ये जो पार्ट है 4/3 पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। और हम यदि इसको इधर ले जाएं तो आर क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आर इक्वस टू आर नोट ए की पावर 1/3। तो ये नाभिक की रेडियस का फॉर्मूला आता है, जहाँ पर आर नोट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर इनवर्स 15 मीटर होती है इसकी वैल्यू। और यहाँ से देखो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला मिलेगा कि यदि सपोज करो किसी नाभिक की रेडियस r1 है, दूसरे नाभिक की रेडियस r2 है, पहले नाभिक का जो परमाणु भार है वो a1 है, और दूसरे का यदि a2 है, तो इसका यदि हम 1/3 कर दें तो ये हमें एक फॉर्मूला मिला। इससे हम क्या कर सकते हैं, r1 r2 a1 a2 को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी किन्हीं दो अलग अलग टाइप के रेडियस के संबंध में। ओके,
अब बात करते हैं नाभिक का घनत्व। देखिए घनत्व को हम कैसे, रो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रो को करते हैं हम m/b से डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम जो m है, तो m क्या है, m है स्मॉल m इंटू a, मतलब टोटल ये जो चार्ज, ये जो सॉरी ये जो मास है, ये है क्या, m क्या है यहाँ पर, m है एवरेज मास। और यदि हम इसके पूरे परमाणु भार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल द्रव्यमान आ जाता है नाभिक का। उसके बाद में जो b है वो हमें पता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हमारी रो की वैल्यू क्या आएगी, रो हमारा हो जाएगा रो इक्वल्स टू ma अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब जो हमारे पास में r की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, r इक्वल्स टू आर नोट a की पावर 1/3, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ma अपॉन 4/3 पाई, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे r नोट a की पावर 1/3 का q। तो इस q से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे q आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हुई, ma अपॉन 4/3 पाई r नोट q इंटू a, ये इसे से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो डेंसिटी की वैल्यू आई, डेंसिटी जो आई हमारे पास में, वो आई हमारे पास 3m अपॉन 4 पाई r नोट q, ये हमारे पास में डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम m की वैल्यू, जो हमारे पास में m की वैल्यू होती है, m इक्वल्स टू होता है हमारे पास में 1.67 इंटू 10 की पावर इनवर्स 27 किलोग्राम। m की वैल्यू हम ये लेंगे, और हमें पता है जो r नोट की वैल्यू हमें पहले पता है ऑलरेडी 1.2 इंटू 10 की पावर इनवर्स 15 मीटर। तो ये जब वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो रो की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए अब यहाँ पे मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए जरा। देखिए नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल मैटर होते हैं, जैसे कि हम यदि वाटर ले लें, तो वाटर का जो ये जो होता है रो फॉर वाटर, ये न्यूक्लियस के लिए है, तो ये लगभग समथिंग होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतना होता है। यदि हम इसकी कंपेयर कर दें 17 में से 3 घटा दें, तो हमारे पास में जो इसका नाभिक का जो डेंसिटी है वो लगभग 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 14 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ज़्यादा है, किससे, एक नॉर्मल मैटर से। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो नाभिक है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस का मतलब है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठोस है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ठोस है। और इसीलिए ही हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा परमाणु होता है उसका कंप्लीटली जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो नाभिक का मास होता है। और क्योंकि हमें पता है कि पूरे एटम का जो मास होता है वो किसके, नाभिक के मास के ही बराबर होता है। क्योंकि कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन ये तो बाहर कक्षाओं में मूव करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में नगण्य होता है, मैंने तुम्हें बता दिया, नेग्लिजिबल होता है। तो क्या हुआ, कंप्लीटली मास जो हुआ वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर ही होता है। इसीलिए ही बोलते हैं कि जो परमाणु होता है उसका कंप्लीटली जो मास होता है वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर, या फिर बोल सकते हैं Z + N = A। ये परमाणु भार है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। देखिए ये वो यूनिट है जिसमें हम नाभिकों के द्रव्यमान को, नाभिक का जो मास है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो 1U जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा कार्बन परमाणु होता है उसके 1/12 जो भाग होता है वो 1U के बराबर होता है। तो 6
C12/12, ये क्या है 6C12 क्या, एक परमाणु, एक कार्बन परमाणु का भार है। तो 1U जो होगा, 1U समथिंग लाइक बराबर होगा, जब हम इसको करेंगे तो ये बराबर होगा लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻24 ग्राम। और जब हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है। कि जो हमारे नाभिक होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाभिक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो नाभिकों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो उसका टोटल मास होता है उसके बेसिस पर जो नाभिक हैं वो हमारे 3 टाइप के नाभिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप ए, जो ए टाइप है वो है समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। समस्थानिक, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। समप्रोटॉनिक या इसको आइसोटोप भी बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या, देखो समझिए, जो एक ही टाइप का तत्व हो, एक ही टाइप के तत्व हों और उन्हीं तत्वों में, एक टाइप के तत्वों में ही अलग अलग परमाणु होते हैं और अलग अलग इंडिविजुअली परमाणुओं के लिए इंडिविजुअली क्या होगा, नाभिक होंगे। तो इस केस में क्या होगा, इसमें सबसे पहली बात, मेन बात क्या है कि अलग अलग नाभिकों की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, अलग अलग सिस्टम्स होंगे, अलग अलग नाभिक होंगे। तो ऐसे ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, क्या हो, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, असमान हो, असमान हो। तो इस प्रकार के जो नाभिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो समस्थानिक या फिर समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। आइसोटोप इसकी इंग्लिश में मीनिंग है। तो इस प्रकार के जो नाभिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समप्रोटॉनिक या समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1H1, 1H2, 1H3। दूसरा ऑक्सीजन का लेते हैं हम, तो 8O16, 8O17, 8O18। तो इसमें क्या है, देखो हम किसी भी स्पीसीज को कैसे लिखते हैं, ZA लिखते हैं। तो ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ये क्या है, हमारा परमाणु भार। तो देखो यहाँ पर 1 1 1 8 8 8, तो तीनों स्पीसीज के लिए इसकी वैल्यू 1 1 1, इसके लिए वैल्यू 8 8 8। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। दूसरी चीज, इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताएं, इनके फीचर्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारे किसी एक ही तत्व के जो अलग अलग परमाणुओं के नाभिक होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कितनी समान होती है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लगभग समान ही होती है किसी न्यूट्रलाइज एटम के लिए। तो क्या करते हैं हम, किसी तत्व के विभिन्न इस कारण इन किसी तत्व के अलग अलग टाइप के जो परमाणु होंगे और उनके नाभिक होंगे, नाभिक कैसे होंगे, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक नाभिक की जब प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने पर उनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो भी सेम होंगी। क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होंगी। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर या फिर जेड भी लिख देंगे, प्रोटॉन का नंबर समान है और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, वो असमान है। तो
न्यूक्लियोनों की संख्याएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। टोटल न्यूक्लियोन किसको बोलते हैं, टोटल जो नंबर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो टोटल, इस कारण इसमें जो टोटल न्यूक्लियोन्स होते हैं उनकी जो संख्या भिन्न होती है। इसके कारण इसके भौतिक गुण जो होते हैं, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती हैं। बी टाइप, बी टाइप जो आता है वो होता है संभारिक। संभारिक को लिख सकते हैं हम आइसोबार, आइसोबार्स। देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा कि समभार का मतलब है समान भार वाले, और समान भार वाले का मतलब है जिसका ए समान हो, परमाणु भार, ठीक है। ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियोनों की कुल संख्या समान होती है, जेड प्लस एन, ये क्या है, न्यूक्लियोन संख्या, न्यूक्लियोन संख्या। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल नंबर होता है उसको हम न्यूक्लियोन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, परमाणु भार या फिर टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि हम जेड प्लस एन ए लिखते हैं ना, ये क्या होता है, ये समान होता है। क्या होता है, समान होता है। परंतु इनका जेड क्या होता है, असमान होता है। जेड क्या है, असमान होता है। जेड मतलब परमाणु क्रमांक इसका असमान होता है और इसका परमाणु भार जो होता है वो समान होता है। और लेकिन ये जेड असमान होते हुए भी जब ये एन के साथ में इसका सम करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या आता है, वो समान ही आता है, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस के। अब हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1s3 और 2He3। तो देखिए यहाँ पे ए का जो नंबर है वो सेम है, दोनों स्पीसीज के लिए ए का नंबर सेम है। देखिए यहाँ पर ए का जो नंबर है वो समान है। दूसरा लेते हैं जैसे 6C14 और यहाँ पे 7N14। देखिए इसके लिए जो जेड की वैल्यू है वो डिफरेंट है और ए की वैल्यू, यहाँ पे भी जेड की वैल्यू डिफरेंट है और ए की वैल्यू समान है। तो ये उदाहरण है किसके, संभारिकों के। संभारिक के लिए भौतिक गुण समान नहीं होते, ठीक है, और ना ही इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक, भौतिक व रासायनिक। भौतिक व रासायनिक गुण जो होते हैं वो असमान होते हैं। कैसे होते हैं, असमान होते हैं। किसमें, जो हमारे आइसोबार्स होते हैं। इसके बाद में तीसरे जो आते हैं वो होते हैं समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या मतलब है, क्या है कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या हो, न्यूट्रॉन संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं a माइनस जेड से। अब देखिए हम कुछ स्पीसीज लेंगे, जैसे 3Li7 और दूसरा इसी के साथ में लेंगे 4Be6। तो यहाँ पे देखिए ये हम 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे एन ए
और यहाँ पे हम 6 माइनस और यहाँ पर हम 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास में 4 आएगा। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके लिए भी सेम आ रहे हैं। ऐसे दूसरा है 2He4 और इसके साथ में 11Na23। तो इसमें क्या करेंगे, 4 माइनस 2He4 के साथ में लेंगे 1H3। तो यहाँ पे 4 माइनस 2 2 होगा और यहाँ पे 3 माइनस 2 3 माइनस 1 भी यहाँ पे 2 होगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार की स्पीसीज, इस प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, सब। अब आते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस। देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि जो हमारा नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, जो हमारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, एक साथ बंधे रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक साथ बंधे रहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन। इस कारण ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है। अब इन फोर्सेस के कुछ अलग अलग टाइप के फीचर हैं। तो पहला फीचर क्या है कि ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं। दूसरा, ये अवैद्युत होते हैं। अवैद्युत का मतलब है नॉन अवैद्युत होते हैं। अच्छा, आकर्षण प्रकृति के क्यों होते हैं, अगर सभी न्यूक्लियनों के बीच नाभिकीय बलों के संयुक्त जो परिणामी होता है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा सर ने कैसे बताया। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन दूसरे को रिपल्सन करता है, एक दूसरे को रिपल करता है, लेकिन जब हम इनके टोटल जो इनका कॉन्स्टिट्यूंटली जो इनका इनके साथ में जब सबका जो जो सभी के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है, जब हम उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाया जाता है कि टोटल जो फोर्स आता है वो आकर्षण प्रकृति का आता है। तो इस कारण जो प्रकृति होती है वो आकर्षण आकर्षण प्रकृति होती है। दूसरी बात, ये अवैद्युत होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं। और इसका कारण क्या है कि नाभिकीय बल जो होते हैं वो वैद्युत प्रकृति के नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो प्रोटॉन द्वारा एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने के कारण नाभिकीय विदारण उनमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती, नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ में बंधे रहते हैं। तीसरी बात है, ये प्रबल होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। और देखिए नेचर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है ये। नेचर का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे। चौथी जो बात है, ये अल्पपरासी होते हैं। कैसे होते हैं, अल्पपरासी या शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज कैसे होते हैं, ये शॉर्ट रेंज होते हैं। और रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के होते हैं ये। ओके, और पांचवी बात है, ये चार्ज
इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, आवेश पर ये डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, तो आपका जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली यहीं पे समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।